हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए 50% चांसेस है कि कल को बारिश होगी, ठीक है। ये जो 50% है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रेन के होने के 50% चांसेस है, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लो, एक पर्सन ने यहाँ पर लॉटरी खरीदी है और 10% चांसेस है कि उसकी लॉटरी लग जाएगी। तो ये जो 10% है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कोई भी इवेंट हो, उसके होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कहते हैं। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करती है। तो पहली स्टेटमेंट, द सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि जो इवेंट है, ठीक है, उसने हैपन होना ही होना है, उस चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या फिर नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैपेंस इन अ रो, एक रो के अंदर जो इवेंट है वो कितनी बार हैपन हुई है, उस नंबर को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या फिर द आउटकम ऑफ अ सिंगल इवेंट, जो एक सिंगल इवेंट है उससे जो आउटकम आया है। या फिर द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इवेंट के हैपन होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.75, व्हाट डज इट मीन। यानी कि एक इवेंट है, मान के चलो इवेंट एक्स है और उसके हैपन होने के जो चांसेस है वो 0.75% है। तो उसका मतलब क्या है, पहला, दिस इवेंट इज गारंटेड टू हैपन, तो पूरी गारंटी है कि ये इवेंट हैपन होके ही रहेगा। दूसरा, देर इज अ 75% चांस द इवेंट विल नॉट हैपन, यहां पर 75% चांस है कि हमारा इवेंट जो है वो हैपन होगा ही नहीं। तीसरा, द इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन देन नॉट हैपन, ठीक है। तो हमारा जो इवेंट है उसके होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ना होने के। या फिर वी नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कैसे ये करेक्ट होगा, तो सिंपली देखो, 75% चांसेस है कि इवेंट जो है वो हैपन होगा और 25% चांसेस है कि इवेंट हैपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 75% हमें क्या डिनोट कर रहा है कि इवेंट के हैपन होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू नहीं हैपन होने के, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो 5 यहाँ पर ये डंडी से मार के यहाँ पर बिंदु, इस तरीके से हम फैक्टोरियल को लिखते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, तो अगर आपके पास कोई भी फैक्टोरियल होता है तो आपको क्या करना होता है, वहां से गिनती स्टार्ट कर देनी होती है। जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है।
अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसको गुना करके जो वैल्यू आएगी, वही हमारा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 120। तो ये वैल्यू किसकी है? हमारी यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की है। तो फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है? तो आपके पास जो भी इंटीजर गिवन है, कोई जो भी वेरिएबल गिवन है जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, उसके इक्वल जो भी वेरिएबल है या फिर जो इंटीजर है, जब आप उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हो, तो वो हमारा फैक्टोरियल होता है। जैसे आपके पास ये इंटीजर 5 गिवन है, तो इसके इक्वल 5 और उससे लेस देन यानी कि 4 3 2 1, इसका जब आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो, इनको आपस में गुना कर देते हो, तो वो हमारा फैक्टोरियल जो है वो कहलाता है। एक और एग्जांपल दूं, अगर मान के चलो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो वहां पर क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा 10 फैक्टोरियल जो है वो होगा। जब हम आगे प्रोबेबिलिटी के सम को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इनका यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मीनिंग हमने समझ लिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपके पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसके इक्वल या फिर उससे लेस देन जितने भी इंटीजर है, जब आप उसको प्लस कर देते हो, उसका सम निकालते हो, तो वो फैक्टोरियल होता है। या फिर द डिफरेंस ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स है 5 के इक्वल या फिर 5 से लेस देन, उसका जब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। या फिर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपके पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन हुआ है, उसके इक्वल इंटीजर या फिर उसके लेस देन जो इंटीजर है, उनको जब हम उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको आपस में गुना कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी फैक्टोरियल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट डिफाइंस परमुटेशन। परमुटेशन को इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करती है? तो सबसे पहले परमुटेशन का यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और स्टूडेंट्स कई बार इनके बीच में जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से इनका जो है वो मीनिंग समझना है। अब ये परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो सिंपली देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही एक यहाँ पर अरेंजमेंट होती है ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट गिवन है ए बी सी डी ई, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ए बी सी का एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद सी डी ई का एक ग्रुप बना दिया, या फिर हमने यहाँ पर ए डी ई का यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया, हमने यहाँ पर क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया। तो इन इसको हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो कहते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है, बस दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। करना क्या है, मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, आइटम्स गिवन है, उन्हें हमें ग्रुप्स में जो है वो अरेंज करना है। ठीक है, अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? सिंपली देखो, जब हम परमुटेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या फिर जो हमारे वेरिएबल होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको हम ऑर्डर वाइज जो है वो अरेंज करते हैं। यानी कि इसमें ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हमने जब परमुटेशन करनी है, तो हमने क्लियरली देखना है कि मुझे पहले नंबर पे किसको रखना है, सेकंड नंबर पे किसे रखना है और तीसरे नंबर पे कैसे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी को एक साथ रखा, ठीक है, इसका ऑर्डर। उसके बाद मैंने ए डी ई को रखा और यहाँ पर मैंने ए बी सी को रखा, ए बी डी को रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो ये ऑर्डर है ना, मैंने खुद से डिसाइड किया और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको अरेंज किया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परमुटेशन कहलाएगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली बिना ऑर्डर को कंसीडर किए अरेंज करते हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन दो बनाए, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये परमुटेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जब हम डाटा को अरेंज कर रहे थे, ठीक है, उनके ग्रुप बना रहे थे, अगर हम वेरिएबल के ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हैं और ऑर्डर वाइज उनको अरेंज कर रहे हैं, तो वो परमुटेशन कहलाएगा। और अगर हम रैंडमली बिना ऑर्डर को कंसीडर किए ऐसे ही अरेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आपको जो परमुटेशन है और जो कॉम्बिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट परमुटेशन को डिफाइन कीजिए? पहला है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं पर जो ऑर्डर है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर को कंसीडर बिना कंसीडर किए बिना ही हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है।
द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर इज क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट। हम ऑब्जेक्ट्स को उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर रहे हैं, मतलब कि जो अरेंजमेंट है उसमें ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आप एक यहाँ पर जो हमारे पास डाटा गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, उसको अगर ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रहे हो, ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा परमुटेशन जो है वो कहलाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने साथ में ही यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं। फॉर्मूले क्या है, इसको परमुटेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं पी एन आर या फिर पी एन और आर। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, सी एन आर या फिर सी की पावर एन और नीचे आर, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये है कि इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को जो है अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट परमुटेशन, यानी कि अगर हम परमुटेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं। नोटेशन अगर कभी आपसे पूछ लिया तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो पी एन आर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो हमारा परमुटेशन है और जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है ऑर्डर का। परमुटेशन के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे होते हो तो आप ऑर्डर को कंसीडर करते हो और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हो। और जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो तो आप ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते, आप रैंडमली डाटा को जो है वो अरेंज कर देते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है परमुटेशन कंसीडर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन वाइल कॉम्बिनेशन डू नॉट, यानी कि परमुटेशन के अंदर जब हम डाटा को अरेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर सिनोनिम टर्म, यानी कि एक जैसी टर्म है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, अलग अलग नाम है इसके। उसके बाद परमुटेशन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग आइटम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि परमुटेशन के अंदर हम जो आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। और कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो रिप्लेसमेंट करते हैं। परमुटेशन इन्वॉल्व सिलेक्टिंग आइटम विद रिप्लेसमेंट वाइल कॉम्बिनेशन डू नॉट। तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो परमुटेशन के अंदर हम ऑर्डर को कंसीडर करते हैं और कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर, इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू सिलेक्ट अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स, यानी कि टोटल लोग कितने हैं, पीपल कितने, हमारे यहाँ पर 6 हैं। ठीक है, हमें 4 लोगों की यहाँ पर कमेटी बनानी है। तो हम कितने तरीके से यहाँ पर मेंबर्स की कमेटी जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरे को कर सकते हो, पांचवें को और छठवें को कर सकते हो। या फिर आप दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और पांचवें को कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर वेज हैं जो कमेटी आप बना सकते हो। तो जो टोटल वेज है, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि हमें ऑर्डर कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो हम मान के चलेंगे ये क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें यहाँ पर रैंडमली ऑब्जेक्ट्स को अरेंज जो है वो करना है। तो वहां पर हमारा जो फॉर्मूला होगा उसे कैलकुलेट करने का वो होगा सी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरल एन माइनस आर फैक्टोरल। तो फैक्टोरल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो ये वैल्यूज है क्या, पहले बात करते हैं एन की। तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर कितने हैं 6, तो यहाँ पर एन कितना है 6 है। और आर क्या है, रिक्वायर्ड, हमें कितने यहाँ पर पीपल जो है वो चाहिए। जैसे हमें कमेटी के अंदर 4 लोग चाहिए, तो यहाँ पर आर क्या होगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एन और आर का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको ये मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर क्या है, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हमें चाहिए अरेंज करने के लिए, यानी कि ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो एन की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया 6 फैक्टोरल। उसके बाद आर कितनी है हमारी 4 फैक्टोरल। ठीक है, और एन माइनस आर, तो एन कितना है हमारा यहाँ पर 6, माइनस आर कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरल आ जाएगा। अब इसको हमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये आया 6 × 5 × 4 × 2 × 1। ठीक है, ये आया हमारा 4 × 2 3 × 2 × 1। फिर यहाँ पर 2 फैक्टोरल ये गए, पहले मैंने इसको खोल के लिखा यहाँ तक। अब मैं 2 फैक्टोरियल को भी यहाँ पर अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारा 2 × 1। तो ऐसे आपको अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 4 से लेकर 1 तक ये हमारा कट हो गया, 4 के साथ 4, 3 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 1 के साथ 1 कट हो गया। ठीक है,
हमारी जो वैल्यू बची है वो ये बची है और ये बची है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, उसको हमें 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15। तो जो 15 वेज है जिससे हम ये जो कमिटी है 4 लोगों से बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक मैं आपको यहाँ पर इजी वे भी बताता हूँ कि इजीली फटाफट से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल, ये तो हमारा सेम है, ये तो आपको करना ही करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल कर देना है। मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल गिवन है, तो आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिख लो, बस 6 × 5 लिख लो, इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के साथ डायरेक्टली कट हो जाएगा। वैसे भी हमने खोल के उसको कट ही किया था ना क्लासीफाई करके, तो सीधा है। इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय अगर आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन है फैक्टोरियल में, तो वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पर जो है वो लिख लो। तो 6 × 5 × 4, अब आगे मैं इसको 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकता था, मैं इसको सीधा 4 फैक्टोरियल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। ये सीधा हमारा मल्टीप्लीकेशन में 32 का 2 डिवाइड बाई 15, ये ऐसे हम इजी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, if you have 10 different colored balls and you want to arrange 4 of them in a specific order, how many permutation are possible? तो हमारे पास 10 अलग अलग कलर की जो है वो बॉल्स है, उसमें से 4 को हमें यहाँ पर अरेंज करना है, मतलब कि 4 4 बॉलें इकट्ठी करके उन्हें अरेंज करना है, उनके ग्रुप बनाने हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बनाने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ऑर्डर को कंसीडर करना है। तो हमें पता करना है कि परमुटेशन कितने हो सकते हैं, कितने वेज से हम बॉलों को जो है अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी की पावर एन और नीचे आर। ठीक है, तो इसका पर है एन फैक्टोरल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरल। ठीक है, तो फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है, जब आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर एक आर एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होता है। पर जब हम परमुटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आर नहीं होता, हमारा सीधा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो हमारा एन कितना है, यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी है 10, और आर कितना है, रिक्वायर्ड कितना है 4। ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस हमारा यहाँ पर 4, ये 4 है। ठीक है, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। अब इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल हमारा नीचे गिवन है, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, बाकी की वैल्यू सिर्फ ये रह गई, इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये कितना आ रहा है 5040, यानी कि 5040 वेज है इनको अरेंज करने के, इतने हमारे परमुटेशन जो है वो बन सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, कैलकुलेट द टोटल वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो 10 बॉयज का ग्रुप है, ठीक है, और 8 गर्ल्स का ग्रुप है, जिसमें से 5 बॉयज को हमें यहाँ पर अरेंज करना है, मतलब कि 5 बॉयज को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करके उनको भी यहाँ पर अरेंज करना है। तो हमने यहाँ पर टोटल वेज कैलकुलेट करने हैं, जिसकी हेल्प से हम बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बॉयज को अरेंज करने का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, जो वेज है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और गर्ल्स को अरेंज करने के जो कॉम्बिनेशन है, टोटल वो वेज है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल वेज को कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर जो है वो नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले हम बॉयज का कैलकुलेट करते हैं, किसका, बॉयज का कैलकुलेट करते हैं। तो बॉयज का जो एन है, टोटल नंबर है, वो कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आर है वो कितना है 5, और एन माइनस आर वो कितना आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम एज इट इज लिख लेंगे। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो एक 5 फैक्टोरियल तो इसके साथ कट हो गया, दूसरा 5 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे यहाँ पर ओपन करेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9
इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है हमारा 30,000, 30,240। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ रहा है 120। अब 30,240 को जब हम सॉल्व करेंगे, 30,240 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 252। ठीक है, तो बॉयज को अरेंज करने के जो वेज है वो 252 है, 252। तो ये कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिए हैं किसके, बॉयज के। अब हम गर्ल्स के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गर्ल्स के केस में हमारा जो n है वो कितना है 8 है, n कितना है हमारा 8 है, और जो रिक्वायर्ड है वो कितना है 3 है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय हमारा 3 फैक्टोरल एंड n माइनस r, तो वो कितना है हमारे यहाँ पर 5 फैक्टोरल। ठीक है, 5 फैक्टोरल। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरल हम एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद 3 फैक्टोरल इंटू हमारा 5 फैक्टोरल, तो 5 फैक्टोरल के साथ 5 फैक्टोरल कट जाएगा, और 3 फैक्टोरल को हम ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 to 1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हमारा आ रहा है 336, 336। इसे हमें डिवाइड करना है 6 के साथ, तो इसको जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। तो गर्ल्स का हमने जो कैलकुलेट किया है कॉम्बिनेशन वो है 56। अब हमें टोटल वेज कैलकुलेट करना है, तो हमें इसे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है। ठीक है, तो बॉयज का कितना है 252 एंड गर्ल्स का कितना है 56। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 56 इंटू 252, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14,112 तो 14,112 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर इडेंटिकल कंडीशन विद मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हम एक इडेंटिकल सेम सिचुएशन के अंदर, सेम कंडीशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके मल्टीपल आउटकम होने के चांसेस हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर ऑप्शन सी आउटकम एक्सपेरिमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ऐसे रैंडमली एक यहाँ पर डाइस जो है वो थ्रो कर दी, जो लूडो होते खेलते हैं ना हम लोग, तो जो डाइस है उसको आपने थ्रो कर दी, तो वहां पर देखो हमने रैंडमली डाइस को थ्रो हुआ। अब यहाँ पर इसके मल्टीपल आउटकम है, जैसे कि एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल हो, आपने क्या किया, एक कॉइन जो है वो हवा में थ्रो किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें से कौन सा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। पहला, इट हैज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर। एक वेल डिफाइंड यहाँ पर प्रोसीजर होता है, तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक प्रोसीजर को यहाँ पर जो है वो फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक। तो ये हमारा फीचर है। उसके बाद इट हैज अ प्रिडिक्टेबल आउटकम, हमें पहले से ही पता होता है कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ये हमारा फीचर नहीं होता, क्योंकि हमने रैंडमली यहाँ पर जब डाइस को फेंका तो हमें नहीं पता कि एक आने वाला है, दो आने वाला है, तीन आने वाला है, तो जो आउटकम होता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, तो ये हमारा फीचर नहीं है। उसके बाद इट हैज मल्टीपल पॉसिबल आउटकम, बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, तो ये हमारा फीचर है। उसके बाद इट कैन बी रिपीटेड अंडर इडेंटिकल कंडीशंस, तो हम इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार ही डाइस थ्रो किया तो हम दूसरी बार भी थ्रो करके देख सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा फीचर होता है। तो ऑप्शन बी इट हैज प्रिडिक्टेबल आउटकम, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कंसीडर आर रोलिंग अ फेयर डाई वंस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि आपने क्या किया, एक यहाँ पर डाई को रोल किया, एक डाई को फेंका, डाइस को फेंका, तो आपने बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सैंपल स्पेस होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब है, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसी को हम उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर आपने एक डाइस थ्रो की तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सिंपल है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह आ सकता है। ठीक है, इतने ही आउटकम आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो टोटल आउटकम्स हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो अगर आपने एक डाई थ्रो की है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, या फिर 0 1 2 3 4 5 6, या फिर 2 4 तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4 6 इज अ करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल समझो,
अगर आपने कोई कॉइन थ्रो किए तो दो आउटकम हो सकते हैं, एक हो सकता है टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। तो इस कॉइन को जो आपने थ्रो किया है, इसका सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या है, टी एच, यानी कि दो सैंपल स्पेस यहाँ पर रहेगा, टेल या फिर हेड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट वेयर सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 विच ऑफ दिस इज नॉट अ सैंपल पॉइंट। यानी कि आपने एक डाइस को फेंका, एक्सपेरिमेंट किया, जिसका सैंपल स्पेस आया 1 2 3 4 5 6। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सैंपल पॉइंट नहीं होता है। तो सबसे पहले सैंपल पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसकी जो सैंपल स्पेस आती है, जैसे हमने डाइस को फेंका तो उसकी सैंपल स्पेस आई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सैंपल स्पेस के अंदर ये जो आइटम्स है 1 2 3 4 5 6, इसको ही हम क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट। क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट। यानी कि जो 3 है वो हमारे सैंपल स्पेस का एक पार्ट है और उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा सैंपल पॉइंट नहीं होता है, 5 3 0 2। तो आंसर क्या रहेगा, 0, क्योंकि देखो 5 भी हमारा सैंपल स्पेस का हिस्सा है, 3 भी है, 2 भी है, तो ये डाटा पॉइंट्स हैं। पर 0 नहीं है, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता सैंपल स्पेस के अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सैंपल पॉइंट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है, हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस कैलकुलेट की 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सैंपल स्पेस हमने कैलकुलेट की, इसका एक सबसेट, इसका एक सबसेट, जैसे मैंने 1 2 3 बना दिया, ये क्या है, इसका एक पार्ट है, कंपोनेंट है, एक सबसेट मैंने बताया, इसको हमें क्या कहते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंट, दूसरा है ट्रायल, तीसरा है इवेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इवेंट इज अ करेक्ट आंसर। तो इवेंट बेसिकली सैंपल का ही सबसेट होता है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। तो मान के चलो आपने क्या क्या, एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि जो मैंने डाइस थ्रो किया है उसके यहाँ पर इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं। तो आप देखोगे इवन नंबर हमारे इसमें कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो जब हम डाइस थ्रो करेंगे तो आने इवन नंबर के आने के चांसेस जो है वो हमारे 3 है। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद हमने एक और इवेंट यहाँ पर सोचा कि और नंबर आने के कितने यहाँ पर चांसेस है। तो हमने देखा कि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और यहाँ पर 5 आ सकता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वन, ये ए और बी, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और ये सैंपल का ही एक सब पार्ट होता है। 2 4 6 सैंपल का सब पार्ट है, 1 2 1 3 5 ये भी हमारे सैंपल का ही पार्ट जो है वो होता है। और इन इवेंट्स के ही हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम ये पूछ सकते हैं कि इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, और नंबर आने के क्या चांसेस हैं। आई होप आपको जो इवेंट का मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब ये जो इवेंट्स होते हैं ना वो बहुत टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमें इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छे से कैलकुलेट करनी है तो इन्हें समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इवेंट्स हैं उनके टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली मैं आपके लिए 1 2 3 4 5 6 टाइप की जो इवेंट्स है वो यहाँ पर लेकर आया। तो इसको हमें अच्छे से यहाँ पे जो है वो समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। तो पहली जो टाइप है इवेंट की वो है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके जो अकर होगा ही होगा। जैसे अगर एग्जांपल के मान के चलो आपने एक डाइस थ्रो की है, ठीक है, तो उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं सर्टेन इवेंट। क्योंकि देखो आप डाइस थ्रो करो तो उसमें चांसेस हैं कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, पर इसमें से एक ना एक नंबर जो है वो आएगा ही आएगा। यानी कि जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो एक नंबर जो है वो अकर होगा ही होगा, ये सर्टेन है, ये मान के चलो। तो इस इवेंट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे। यानी कि अगर मैंने आपसे पूछा कि हमने डाइस थ्रो की, उसमें बताओ कि 1 2 3 4 5 6 के आने के क्या चांसेस हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सर्टेन इवेंट कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। एक ऐसा इवेंट जो कि अगर हो ही नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल के मैंने डाइस थ्रो की और मैंने बताया कि क्या 0 अकर होगा। तो आप देखो डाइस के अंदर तो 0 है ही नहीं, आप जितने मर्जी बार डाइस को फेंकते रहो, ये इवेंट अगर हो ही नहीं सकता, 0 नंबर आ ही नहीं सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो सिंपली देखो ऐसे इवेंट्स
ऐसे दो इवेंट जो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट जो है वो नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, आपने क्या भेजा, आपने कॉइन को उछाला, ठीक है। तो कॉइन में या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है। टेल और हेड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और किसी केस में अगर मान के चलो टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। आपने सिक्का उछाला, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, वो साथ में नहीं आएगा। और जैसे ही आपने सिक्का उछाला, टेल आ गया, तो हेड के आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर आपने एक डाइस है, ठीक है, आपने डाइस फेंका, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन सभी नंबर के आने के, अगर होने के जो चांसेस है वो इक्वल है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, इक्वल चांसेस है इनके आने के, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा पॉइंट्स होते हैं, वो सैंपल के जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक डाइस थ्रू की, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका जो सैंपल स्पेस बना ये बना, ठीक है। उसके बाद हमने दो इवेंट अज्यूम किए। पहला ये कि इवन नंबर आने के क्या चांसेस है, तो ए इवेंट के अंदर इवन नंबर 2 4 5 दूसरा इवेंट हमने किया कि यहाँ पर ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है, तो 1 3 एंड 5, ठीक है। जब हमने इसका टोटल किया, ए और बी को प्लस किया, तो आप देखोगे कि सैंपल स्पेस के अंदर जितना भी डाटा है, पॉइंट्स है, डाटा पॉइंट्स है, वो यहाँ पर इवेंट्स में इंक्लूड हो गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको टोटल करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इन इवेंट्स के अंदर सैंपल स्पेस के जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उन सभी को इंक्लूड कर लिया है। तो इनको एक साथ हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो कि यहाँ पर सैंपल स्पेस के सभी डाटा पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, शो करते हैं, वो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी इवेंट के अकर होने ना होने के क्या चांसेस है। जैसे अगर मान के चलो एक ए इवेंट है, एक ए इवेंट है, इस इवेंट के ना होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो कहेंगे। जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि 2 3 4 5 6 ये नंबर आए, ठीक है, अब इन नंबर के ना आने के क्या चांसेस होंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो कहलाता है। तो आई होप ये जो टाइप्स ऑफ इवेंट है वो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, सर्टेन इवेंट इज गारंटेड टू अकर। जो सर्टेन इवेंट होता है पूरी गारंटी होती है कि वो अकर होके ही रहेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर। ऐसा इवेंट जो कभी भी अकर नहीं होगा वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो सेम टाइम पे अकर नहीं हो सकते हैं। अगर एक हैपन हो रहा है तो दूसरा हैपन नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट्स आर इवेंट्स विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके अकर होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सेम होते हैं। तो जो ऑल ऑफ द अबव है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज की, पहली कि जो सेकंड डाइस है वो 3 नंबर को शो करेगी, जो बोथ डाइस है वो सेम नंबर को शो करेंगी, या फिर जो बोथ डाइस है वो उनके ऊपर इवन नंबर होगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ जो डाइस है वो यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। इन सभी की प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। तो थोड़ा सा लंबा समय, तो कंसंट्रेशन के साथ आपने यहाँ पर समझना है, और इसके साथ ही आपके काफी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहले हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाय n, जिसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस। शॉर्ट में हम इसको n ऑफ ए और n ऑफ एस भी यहाँ पे जो है वो कह देते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई करूं तो मान के चलो आपका जो
सैंपल स्पेस है वो कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो आपका इवेंट है, इवेंट आपने कहा कि 2 3 4, सॉरी 2 3 4 नहीं, हमारा यहाँ पर इवन नंबर आना चाहिए 2 4 6, ये इवेंट है और ये हमारा क्या है सैंपल स्पेस है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो सैंपल स्पेस के अंदर जितनी नंबर है उसको हमें नीचे लिखना है, ठीक है, जितने नंबर है यानी कि 6, यानी कि 6। और जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी कि जो हमारा यहाँ पर सैंपल लिया हमने, जो इवेंट लिया उसके अंदर जो पॉइंट है उसको हमें ऊपर लिखना है 3। अब इसको हमें आपस में डिवाइड कर देना है, 3 डिवाइडेड बाय 6। जब हम 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी, इतनी इजी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था फॉर्मूला जो बुक में लिखा हुआ है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल सा फंडा है कि जो फेवरेबल आउटकम है, जो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है, उसे आपको टोटल आउटकम के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है, तो सिंपली आपके इवेंट की अकर होने के क्या चांसेस है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, सैंपल स्पेस है। इसमें हमने बोला कि इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आने के कितने चांसेस है, 3 इवन नंबर है तो 3 चांसेस है कि हमारा इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा 3, जो हमें जो अकर होने के चांसेस है। और टोटल क्या है हमारे 6 है, तो इसे 6 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप सिंपल सा फंडा रखो कि जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसको टोटल आउटकम के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। अब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम दो डाइस को यहाँ पर थ्रो करते हैं, जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो जो चांसेस होते हैं, जो सैंपल स्पेस होते हैं, वो हमारी इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं। क्योंकि देखो आपने दो डाइस को थ्रो किया, तो पहला चांस क्या बनेगा कि दोनों डाइस पे एक एक नंबर आ जाएगा। दूसरा चांस क्या है कि एक पर दो, पहले वाले पे दो आ जाएगा और दूसरे वाले पे एक आ जाएगा, या फिर पहले वाले पे तीन आ जाएगा और दूसरे वाले पे एक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल 36 कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। कितने बनते हैं 36। कैसे है मैं आपको बता दे चुका हूं कि दो डाइस थ्रो किए हैं तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। पहले में एक एक आ सकता है, दो एक आ सकता है, तीन एक आ सकता है, ठीक है। और आगे ऐसे चलते चलते टोटल जो आउटकम्स है वो कितने हैं यहाँ पर 36 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जो सेकेंड डाइस है उसका नंबर जो है वो 3 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 1 और दो डाइस पे किए, तो 1 और 3 यहाँ पर देखोगे कि जो सेकंड डाइस है उस पे 3 नंबर आया है, तो इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फेवरेबल आउटकम को यहाँ पर गिनना पड़ेगा कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि सेकेंड डाइस के ऊपर 3 नंबर कब कब आ रहा है। तो सिंपली आप जब ये वाली सीरीज उठाओगे तो यहाँ पर देखो सेकंड डाइस के ऊपर हर जगह पे 3 आ रहा है, यानी कि एक सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ रहा है, उसके बाद दो, तीन सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ रहा है और सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ रहा है। तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पर 6 फेवरेबल आउटकम है। यानी कि 6 बारी ऐसा हुआ है कि सेकंड डाइस के पे जो है वो 3 नंबर जो है वो आया है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है 6 है, और टोटल जो आउटकम है वो कितना है 36 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो सेकेंड डाइस के ऊपर 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। अब सेकंड का कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड क्या कह रहा था कि बोथ द डाइस शो सेम नंबर, यानी कि जो दोनों डाइस है वो सेम नंबर यहाँ पे जो है वो शो करेंगे। अब ये कितने हो सकते हैं, तो सिंपली देखो 1 1 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर दोनों डाइस सेम नंबर शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 1 का 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। उसके बाद 2 2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है और 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 6 है। तो इसके भी फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर 6 है। 6 को 36 के साथ डिवाइड कर दो तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो दोनों का हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सेकंड का कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, बोथ डाइस शोज इवन नंबर, यानी कि जो दोनों के दोनों डाइस है ना उसमें इवन नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये जो दो डाइस हैं 6 और 2, दोनों डाइस के ऊपर इवन इवन नंबर यहाँ पर जो है वो आया है। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो देखना है कि कितने आउटकम के अंदर जो दोनों नंबर हैं वो यहाँ पर हमारे इवन नंबर आए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, जहां पर 1 है वहां पे तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद जहां पर 2 है वहां पर हमें मिल जाएगा क्या है 2 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 2 है।
और हमारा यहाँ पर 6 2 है, तो 3 आउटकम्स हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फिर से 1 यहाँ पर नहीं है, 3 वाली लाइन में भी नहीं है। ठीक है, 3 वाली में तो है नहीं। उसके बाद 4 वाली में होगा। 4 वाली में एक तो 2 4 है, ठीक है, उसके बाद हमारा 4 4 है और यहाँ पर 6 4 है, तो ये कितना आ गया, 3 और आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 वाली लाइन में होगा, सीधा जाके यहाँ पर एक ये है 2 6 और 4 6 और 6 6, 3 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ पर टोटल 9 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 9 जो है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो 9 को हमें डिवाइड करना है 36 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय हमारा 4। 1 डिवाइडेड बाय हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड आई है यानी कि इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो आ जाएगा। कैसे किया, हमें सिर्फ ये देखना कि कौन कौन से डाइस पे इवन नंबर आए हुए हैं, दोनों पे। ठीक है, एक पे नहीं दोनों पे, तो वो हमारे 9 आए हैं। कितने आए हैं, 9 आउटकम्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 10, यानी कि जो हमने डाइस फेंके है ना उसपे जो भी नंबर आए उसका टोटल यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने यहाँ पर चांसेस है, सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पर हो सकता है 4 into 6। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर पहले डाइस के ऊपर हमारा 4 आया है और दूसरे पे हमारा यहाँ पर 6 आया है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे डाइस हमें जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1 वाली लाइन देखे तो यहाँ पर तो पॉसिबल है, 2 में भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हमारा 6 2 होगा वो 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 1 3 के अंदर भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ पर कितना होगा 9 हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 वाली में हो सकता है, 4 वाली में हमारा क्या है यहाँ पर 6 4 हो सकता है। उसके बाद 5 वाली में भी हमारा 5 वाली में हमारा हो सकता है यहाँ पर 5 वाले में तो 11 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर 6 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6 4 आ जाएगा। तो 6 4 हमारे यहाँ पर क्या है 2 है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हमारे यहाँ पर 2 है। तो 2 को हमें 36 के साथ डिवाइड करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अ, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लग रही है। हमारे यहाँ पर दो आ रहे हैं 6 4, एक तो हमारा 6 4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 6 आ रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, हमने 5 5 को इग्नोर कर दिया था। जो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 3 है। एक है 4 6 और एक है 6 4, एक है 5 5। ठीक है, इसके ऊपर 10 का टोटल आ रहा था, मैंने दो ही ले लिया था, 5 5 को इग्नोर कर दिया था गलती से, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो फोर्थ का जो आंसर है वो हमारा 1 डिवाइडेड बाय 12 जो है वो आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इजिली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, two unbiased coins are tossed simultaneously, find out the probability of getting। ठीक है, तो हमने दो कॉइन्स को एक साथ जो है वो उछाला है, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू हेड्स आने की, एटलीस्ट वन हेड आने की, या फिर एट मोस्ट वन हेड आने की। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस को देख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर आप दो कॉइन्स को उछालते हो तो मैक्सिमम क्या सैंपल स्पेस आएंगी, चार आएंगी। या तो दोनों के दोनों हेड होंगे, या फिर हमारा एक हेड और टेल होगा, या फिर एक टेल और हेड होगा, या फिर दोनों के दोनों टेल होगा। कहने का मतलब पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो चार है। हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि टू हेड्स आए। टू हेड्स का मतलब यहाँ पर देखो टू हेड्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है हमारा, एक ही चांस है कि दोनों के दोनों हेड हमारे आ सकते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है वो है 1 डिवाइडेड बाय 4। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल आउटकम कितना है हमारा 4, तो आंसर क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसके बाद पूछा है एटलीस्ट वन हेड, मतलब कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर एक हेड है, दूसरा यहाँ पर एक हेड है, और एक यहाँ पर भी है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पर दो हेड है, तो मैंने आपसे पूछा था कि कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो उसको मेरे को मतलब नहीं, कम से कम एक हेड। तो यहाँ पर तीन ऐसे इवेंट्स है, फेवरेबल आउटकम है जहां पर एक हेड है कम से कम। तो हमें यहाँ पर तीन को डिवाइड करना है चार के साथ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एटमोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर टू हेड वाले को नहीं ले सकते हो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम एक हेड कहाँ पर है, एक तो देखो क्या है हमारा एक यहाँ पर, एक इसमें है हेड, इसमें है और यहाँ पर।
3 आइटम्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि ये टीटी को क्यों सिलेक्ट कर लिया, इसमें तो हेड है ही। तो मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम जितना मर्जी हो, 0 भी हो चलेगा, पर एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर आउटकम है जहां पर एक से ज्यादा हेड नहीं है। तो ये भी हमारा 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए बैग कंटेन्स 9 ब्लू बॉल्स और 10 रेड बॉल्स। इफ 2 balls are drawn simultaneously from the bag, find out the probability of getting blue balls, 1 blue and 1 red ball, या फिर no blue ball। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। हमारे पास एक बैग था जिसके अंदर 9 ब्लू बॉल्स थी, ठीक है, और 10 रेड बॉल्स थी। ठीक है, हमने उसमें से 2 बॉल्स निकाली। हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि उसमें से जो हमारी ब्लू बॉल है, ठीक है, वो कितनी होगी, 1 ब्लू बॉल और 1 रेड बॉल कितनी होगी, और नो ब्लू बॉल यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि आपने पहले ये पता करना है कि दोनों की दोनों बॉल्स ब्लू बॉल्स हो, उसके क्या चांसेस है। उसके बाद एक ब्लू और एक रेड आने के क्या चांसेस है, और नो ब्लू आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल आउटकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम उसको मैन्युअली लिख नहीं सकते, बहुत ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें टोटल वेज निकालने हैं कंबाइन अरेंज करने के, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है 19। टोटल बॉल्स कितनी है 19, और रिक्वायर्ड कितनी है 2, क्योंकि हमें 2 बॉल्स तो निकालनी है, यानी कि 2-2 बॉल करके तो हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो n क्या है 19, तो n फैक्टोरियल हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल की जगह पे मैं 19 लिख दूंगा। उसके बाद r फैक्टोरियल हमारा क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 19 फैक्टोरियल माइनस हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 फैक्टोरियल हमारे यहाँ पर 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू हमारा 17 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है 19 इंटू 18 करना है। 17 फैक्टोरियल को हमें एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है। 2 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, और 70 फैक्टोरियल को लिख लेना है, इसको आपस में कट कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 19 इंटू 18 बचेगी, और ये कितना आ जाएगा 342 हो जाएगा। 342 हो जाएगा। अब 2 है, इसको ओपन भी कर लोगे तो 2 आंसर आएगा। 342 को हमें 2 के साथ डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 171। यानी कि जो टोटल आउटकम्स है वो 171 जो है वो निकल कर आए हैं। कैसे निकाले हैं, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। उसके बाद अब हमें ये पता करना है कि दोनों ब्लू बॉल्स हो, इसके कितने चांसेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। यानी कि अगर हम बॉल्स को निकालें, दोनों बॉल्स ब्लू हो, इसके आने के क्या चांसेस है, कितने पॉसिबल आउटकम्स है कि दोनों बॉल्स जो है वो ब्लू हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारी 9 है, हमें चाहिए कितनी है 2 चाहिए, दो ब्लूज। तो ये हम फॉर्मुला यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके केस में देखो हमारा एन कितना है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड कितने 2 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल को हम एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पे साफ करके लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 8 लिख के 7 फैक्टोरियल को हम एज इट इज लिख लेंगे। नीचे 2 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर है, इसको इसको साथ कट कर देंगे। तो 9 इंटू 8 ये हमारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसको 2 के साथ जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। यानी कि जो पॉसिबल केसेस हैं ब्लू बॉल्स के आने के वो कितने हैं 36 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब हमें टोटल आउटकम्स भी पता लग चुके हैं, हमें यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो भी पता लग चुके हैं। अब हमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। जो फेवरेबल आउटकम्स है उसे टोटल आउटकम्स के साथ डिवाइड करना, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.21 है। यानी कि दोनों ब्लू बॉल आने की जो चांसेस है वो 0.21 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एक हमारी ब्लू बॉल हो और एक हमारे यहाँ पर रेड बॉल, यानी कि आपने 2 बॉल्स यहाँ पे निकाले, तो एक ब्लू होगी और एक रेड होगी, इसके क्या चांसेस है वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पहले हमें इसके जो आउटकम है यानी कि ब्लू बॉल के जो आउटकम है वो कैलकुलेट करना है, और जो रेड बॉल के आउटकम है वो कैलकुलेट करना है, उसे टोटल आउटकम के साथ डिवाइड कर देना है, और हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम ब्लू बॉल की जो फेवरेबल आउटकम है वो कैलकुलेट करें, तो टोटल ब्लू बॉल कितनी है 9,
और हमें एक ब्लू बॉल आने की संभावना पता करनी है, तो वो हमारा जो रिक्वायर्ड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 यहाँ पर हमारा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल के साथ 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये क्या आई हमारी यहाँ पर 9 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पता करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखो सी की वैल्यू कितनी है, एन फैक्टोरियल कितना है हमारा 10 है, तो हम यहाँ पे इसको 10 फैक्टोरियल लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 10 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, रिक्वायर्ड कितना है 1 फैक्टोरियल, 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 9 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, इसको 10 इंटू हमें 9 फैक्टोरियल यहाँ पे जो है वो कर देना है। ठीक है, 9 के साथ 9 कट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 आएगी। अब देखो हमारा जो ब्लू बॉल के आने की जो आउटकम है वो 9 है, और जो रेड बॉल के आने की जो फेवरेबल आउटकम है वो 10 है। हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो हमें इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो 9 इंटू 10 ये हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसे टोटल आउटकम यानी कि 171 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 90 को 171 के साथ हमें डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.52, 0.5263। यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेट हुआ है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0.5263। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल की कैलकुलेट करनी है, तो पहले आपको दोनों की जो फेवरेबल आउटकम है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसको टोटल आउटकम के साथ डिवाइड करना है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो निकल कर आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि जो ब्लू बॉल है वो ना हो, यानी कि दोनों को दोनों हमारी क्या हो रेड बॉल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो रेड बॉल है उसके फेवरेबल आउटकम्स को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो टोटल जो रेड बॉल्स हैं यहाँ पर 11 है, यहाँ पर हमारा 10 है। ठीक है, टोटल जो रेड बॉल है वो कितनी है 10 है। ठीक है, और जो हमारा रिक्वायर्ड है वो कितनी है 2, यानी कि दोनों की दोनों रेड ही होनी चाहिए। तो एन फैक्टोरियल यहाँ पर क्या होगा, एन फैक्टोरियल हमारा 10 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, उसको डिवाइड करना है हमारा 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 10 में से 2 को माइनस करने के बाद। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल 8 के साथ 8 कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 इंटू 9, 90 डिवाइडेड बाय हमारा 2। तो 90 डिवाइडेड बाय हमारा 2, तो ये फेवरेबल आउटकम कितने आए हैं 45। फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ पर कितने आए हैं 45। अब हमें इसे यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है 45, इसे हमें टोटल आउटकम के साथ डिवाइड करना है। तो 45 डिवाइडेड बाय 171, तो ये कितना आ जाएगा 0.26। ठीक है, 0 पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, 0.2631। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी कि कोई भी ब्लू बॉल नहीं आएगी, दोनों की दोनों रेड बॉल आएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल के आने की क्या चांसेस है उसे मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर आज का जो मैं हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की जो डाउट आता है, किसी भी सम में प्रॉब्लम आती है, तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए, ताकि उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। और अगर आपको क्लियर हो गया है तब भी एक बार मैसेज करके जरूर बता दिए, ताकि मुझे भी यहाँ पर पता लग सके। ठीक है, तो और साथ के साथ अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चन, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।